जीटीबी हॉस्पिटल यानी कि दिल्ली का गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के अंदर जो लिफ्ट होती है, लिफ्ट में एक आदमी बैठता है जिसका नाम नरेंद्र होता है। नरेंद्र ऑपरेटर का काम करता है और इसी बीच में दो सगे भाई जो कि दोनों के दोनों तांत्रिक होते हैं, वो आ जाते हैं। जैसे उन्हें लिफ्ट से उतारा गया था, उतारने के दौरान ही नरेंद्र से पूछा जाता है कि तुम कितना रुपए महीने कमाते हो। नरेंद्र कहता है कि भैया जी बस 15 या 20 हज़ार रुपए के आसपास कमाता हूँ, इससे ज़्यादा तो नहीं कमाता। दोनों तांत्रिक कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें करोड़पति बना देंगे, मालामाल बना देंगे, इतना पैसा तुम्हारे पास होगा कि तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। नरेंद्र पूछता है कि ऐसा क्या करना होगा। वो कहता है कि बस एक मानव की खोपड़ी लाकर हमें दे दो, और जैसे ही तुम मानव की खोपड़ी लाकर हमें दोगे तो हम उसके बदले में तुम्हें 60 करोड़ रुपए देंगे। 60 करोड़ रुपए का नाम सुनने के बाद नरेंद्र के होश फाख्ता हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाता है। अब रात को सो रहा हो या दिन में जाग रहा हो या कुछ काम कर रहा हो, उसे हर वक्त मानव की खोपड़ी दिखाई देती थी या फिर 60 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा ढेर सा दिखाई देता था जिसमें पैसे ही पैसे होते थे। अब वो लग जाता है खोपड़ी का इंतजाम करने के लिए। आखिरकार खोपड़ी का इंतजाम कर लेता है, लेकिन खोपड़ी का इंतजाम करने के लिए कत्ल करना पड़ता है। कत्ल भी हो जाता है और इस घटनाक्रम के बारे में जब लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। हालांकि ये एक ऐसा परफेक्ट मर्डर होता है, ऐसा परफेक्ट कत्ल होता है जिसको शायद अंधा कत्ल कहें या फिर कातिलों को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम हो गया था। लेकिन गाजियाबाद की पुलिस ने, एसओजी टीम ने और थाना पुलिस ने जो काम किया है वो वाकई ईमानदारी का काम है, काबिल तारीफ काम है। आप भी कहेंगे कि वाकई इस घटनाक्रम का अगर पुलिस ने संज्ञान ठीक से ना लिया होता तो कभी कातिल पकड़े ही ना जाते। आदाब नफी, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद का एक थाना लगता है टीला मोड़, और टीला मोड़ से महज 1 किलोमीटर दूर लोनी भोपुरा रोड के सड़क के किनारे एक व्यक्ति, ये 22 जून 2024 की सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास का वाक़या रहा होगा। एक आदमी सड़क के किनारे बैठ के टॉयलेट कर रहा था और टॉयलेट करते हुए उसकी अचानक ही नज़र पड़ती है कि वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। शुरुआत में तो उसे कुछ अजीब सी चीज़ लग रही थी, लेकिन जब उसने पास में जाकर देखा तो लाश थी और लाश के सर गायब था, धाड़ीदार था। वो सोचने पर मजबूर हो गया, वो करे तो क्या करे। तभी उसके दिमाग में आया कि क्यों ना पुलिस को फ़ोन कर दिया जाए। उसने तब से पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। ये टीला मोड़ थाना से लगभग 1 किलोमीटर दूर लोनी भोपुरा रोड सड़क के किनारे ये लाश पड़ी हुई थी। अब थाना पुलिस हो, एसीपी, डीसीपी, सर्विलांस, एसओजी, डॉग स्क्वाड, तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं देखने के लिए कि आखिरकार मामला क्या है। मामले की पड़ताल शुरू हो जाती है, लेकिन पड़ताल शुरू होने के बावजूद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। पुलिस करे तो क्या करे। जब पुलिस के समझ में नहीं आता तो पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में लगभग 161 थानों तक ये सूचना पहुंचाई, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि कोई गुमशुदा व्यक्ति अगर कोई गायब है तो उसके बारे में आकर पुलिस से संपर्क किया जाए, ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार लाश किसकी है। ना तो लाश के बारे में पता चल पा रहा था कि लाश किसकी है, और ना ही ये पता चल पा रहा था कि आखिरकार कातिल कौन है। पहले लाश के बारे में यानी कि उसकी शनाख्त हो जाए तो कातिलों तक भी पुलिस पहुंचेगी, लेकिन कुछ भी पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। और धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त बीतने लगता है। 1-2 दिन, 2-4, 6 दिन, हफ्ते, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, इस तरह से लगातार दिन बीत रहे थे, लेकिन पुलिस के पास अब कुछ हाथ नहीं लग रहा था। इसी बीच में पुलिस के 1-2 जाबाज पुलिस वाले होते हैं, उनको लगता है कि क्यों ना इस केस को खुलासे करने के लिए कुछ स्पेशल, कुछ अलग सोचा जाए। तभी वो सोचते क्या है कि जहाँ पर लाश पड़ी हुई है, लाश के बीच में सड़क है और सड़क के किनारे पर एक बिल्डिंग होती है। बिल्डिंग पे जैसे ही नजर पहुंचती है तो 11वीं मंजिल पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, और सीसीटीवी कैमरे का जो मुंह था वो उधर ही था जिधर क्या लाश थी। अब पुलिस वाले उस बिल्डिंग में जाते हैं। बिल्डिंग में जाने के बाद वहाँ से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाई जाती है। फुटेज निकलवाने से पता चलता है कि एक टेम्पो होता है जो कि लगभग 3 मिनट तक उस जगह पर खड़ा हुआ था। ऐसे दिल्ली एनसीआर में हजारों की संख्या में टेम्पो होते हैं, किस किस को टेम्पो को ढूंढ के लेके आएंगे। हालांकि पुलिस ने जब आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, सीसीटीवी कैमरे को देखा, टेम्पो आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन किसी का कोई नंबर टेम्पो का इसमें सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं होता है। पुलिस वाले करें तो क्या करें। वक्त धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था। हालांकि पुलिस ने अपने मुखबिर भी सेट कर दिए। मुखबिरों को लगाया कि आखिरकार ये टेम्पो या फिर कत्ल किसका हुआ है, कातिल कौन है, कोई भी मतलब कोई भी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन हो मिलनी चाहिए ताकि हम कातिलों तक पहुंच सकें। तभी एक पुलिस वाले की नजर पड़ जाती है टेम्पो पर। टेम्पो पे एक ट्रायंगल जैसा एक बन रहा था। वो ट्रायंगल कुछ अलग सा दिख रहा था। जब अलग दिख रहा था तभी उनके दिमाग में आता है कि क्यों ना इस ट्रायंगल वाले टेम्पो को ढूंढा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और दिल्ली हो या फिर गाजियाबाद हो या अलग अलग ज़िले हों, हर जगह पर पुलिस वालों ने अपने अपने मुखबिरों को सेट कर दिया था, तैनात कर दिया था। और अचानक ही एक दिन एक मुखबिर की नज़र एक टेम्पो पर पड़ जाती है। टेम्पो का वीडियो बनाया जाता है। वीडियो बनाने के बाद पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो सीसीटीवी कैमरे में मिला था और जो वीडियो बनाया गया था उसमें मिलान किया जाता है, तो काफ़ी हद तक उस ट्रायंगल में मिलान हो जाता है। यानी कि टेम्पो पर बना हुआ एक चिन्ह जो होता है, पर पुलिस अब पता करती है तो पता चलता है कि दिल्ली का एक ताहिरपुर जगह लगता है। ताहिरपुर का रहने वाला एक मुन्ना नाम का व्यक्ति होता है। मुन्ना के पास वो टेम्पो होता है। पुलिस उसके पास जाती है सादा भेष में। जाने के बाद उससे पता करते हैं कि तुम्हारा टेम्पो, कहता है कि साहब मेरा टेम्पो तो अलग अलग ड्राइवर लेके जाते हैं और पैसे देते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो उससे पूछा जाता है कि आपको याद है 22 या 21 तारीख ये जून 2024 को तुम्हारा टेम्पो कौन लेके गया था। तभी उसे याद आता है कि हाँ साहब बिल्कुल याद है, बिल्कुल पता है, क्योंकि वो डायरी में ये सब चीज़ मेंशन करता था। तो उसी का खुद का एक भांजा होता है जिसका नाम विकास उर्फ मोटा होता है। पुलिस अब विकास उर्फ मोटे की तलाश में जुट जाती है। आखिरकार वो पकड़ा जाता है। जब पकड़ा जाता है तो उससे पूछा जाता है, वो गली नंबर 1 ताहिरपुर दिल्ली में रहता है और ऑटो ही चलाता है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम
ये इस तारीख को कहाँ कहाँ गए थे। इस बात को लगभग 56 दिन का समय बीत जाता है। जब उससे पूछा जाता है, पुलिस अपने तरीके से जो सख्ती से पूछताछ करती है, तो पुलिस के सवालों के सामने ज़्यादा टिक नहीं पाता। आखिरकार उसने बताया कि अपने दोस्त का नाम लेता है, कहता है कि धनंजय भी इसमें शामिल है। धनंजय जो कि डुमरियागंज मोतीहारी बिहार का रहने वाला होता है और यहीं दिल्ली में रहकर ये कमला मार्केट में पकौड़ी की दुकान चलाता है, पकौड़ी वगैरह बेचता है। जब उससे धनंजय के बारे में पूछा जाता है तो धनंजय को पुलिस पकड़ लेती है। धनंजय पुलिस की जब कब्जे में आता है तब एक दो नाम और सामने आते हैं, जिसमें विकास उर्फ परमात्मा जो कि ई रिक्शा चलाता है, नरेंद्र जो कि जीटीबी हॉस्पिटल में लिफ्ट ऑपरेटर का काम करता है, एक पवन है, एक पंकज है। इस तरह से ये 6 लोग सामने आते हैं और पुलिस ने जब इनको तलाश करना शुरू किया तो आखिरकार जो पहले 2 अपराधी होते हैं वो 56वें दिन में जाके मिलते हैं। बाकी के 4 जो अपराधी होते हैं वो 170वें दिन में जाके मिलते हैं। पुलिस जब इनको पकड़ती है, गिरफ्तार करती है, हिरासत में लेती है, पूछताछ करती है, तो पुलिस जब इनसे सख्ती से पूछताछ कर रही थी तो 2 नाम थे जो आदर्श नगर दिल्ली के रहने वाले सगे भाई, एक का नाम पवन होता है और एक का नाम होता है पंकज। पंकज और पवन दोनों तंत्र मंत्र विद्या का काम करते हैं। इनके पास अक्सर महिलाएं आती हैं, लड़कियां आती हैं और उनका काम यह है, कोई तो अपने बॉयफ्रेंड को अपने कब्जे में करना चाहती है, तो कोई अपने पति को कब्जे में करना चाहती है, कोई सास को तो कोई ससुर को। इस तरह से महिलाओं का इनके घर पर आना जाना ज़्यादा होता है। अब यहीं से इसी से वो पैसे कमाते हैं। हालांकि ये जानते हैं कि ज़्यादा तंत्र मंत्र विद्या में कुछ होता नहीं है, लेकिन इन्होंने एक धंधा बना लिया। यूट्यूब से बहुत सारे मंत्र तंत्र इन्होंने सीखे और क्रियाएं सीखी, कैसे काम करते हैं वो सीखा और उससे पैसे कमाना शुरू कर दिया। एक बार इनके हाथ में एक ऐसा वीडियो लग जाता है, उस वीडियो को देखने के बाद पता चलता है कि मानव का अगर सर मिल जाए, खोपड़ी मिल जाए, तो उससे कुछ ऐसी क्रियाएं की जा सकती हैं जिससे क्या फिर चमत्कार होगा और चमत्कार के बाद फिर पैसा ही पैसा होगा। एक दिन ये जीटीबी हॉस्पिटल की लिफ्ट में जब सफ़र कर रहे थे, उसमें एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंच रहे थे, तभी वहां पर उन्हें नरेंद्र दिखाई देता है। नरेंद्र से बातचीत करते हैं और उससे कहते हैं कि भाई क्या तुम हमारे लिए खोपड़ी का इंतजाम कर सकते हो? तो नरेंद्र कहता है कैसी बात कर रहे हो? बोले इसके बदले में तुम्हें 60 करोड़ रुपए मिलेंगे। जैसे ही नरेंद्र ने 60 करोड़ रुपए का नाम सुना, नरेंद्र की आंखें चमक उठती हैं। कहता है कि गरीबी दूर हो जाएगी, 15-20 हज़ार रुपये मुश्किल से कमा रहा है। इसलिए उसने इस काम के लिए अपने एक दोस्त होता है जो ई रिक्शा चलाता है, नाम जिसका विकास उर्फ परमात्मा होता है, जो कि बिहार के डुमरियागंज का रहने वाला होता है और दिल्ली में रहकर ई रिक्शा चलाता है। उससे कहता है कि दोस्त अगर यार एक खोपड़ी का इंतजाम हो जाए तो पैसा ही पैसा अपने पास होगा। वो कहता है ठीक है, एक खोपड़ी का इंतजाम करने में कितना मुश्किल है, लेकिन आदमी ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में जिसके परिवार को कोई जानकारी ना हो या फिर कोई इसको तलाश ना करे। अब ऐसे व्यक्ति की तलाश करने की बात आती है, तब नरेंद्र ने विकास से संपर्क किया, विकास उर्फ परमात्मा से। अब इन दोनों ने संपर्क किया विकास उर्फ मोटा से और उनका एक दोस्त होता है धनंजय। धनंजय से जब बातचीत चलती है तो धनंजय कहता है कि मेरे बराबर में एक पकौड़ी की ठेला लगाता है, उसका नाम है राजू कुमार, जो कि बिहार का ही रहने वाला है। उसके माता पिता काफ़ी समय पहले मर चुके हैं। वो बिहार के बिशनपुर मोतीहारी का रहने वाला है और अपने मामा के साथ रहता है। अगर वो मर गया तो शायद किसी को इस बात की कोई खबर नहीं होगी, कोई ज़्यादा इसमें तहकीकात करने की कोशिश नहीं करेगा। तभी ये प्लान बनाते हैं और प्लान बनाने के बाद अब विकास उर्फ परमात्मा और विकास उर्फ मोटा, साथ ही धनंजय जो पकौड़ी की दुकान चलाता है, इन्होंने मिलकर प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद राजू को अपने साथ लेके चले जाते हैं। राजू को अपने साथ लेके चले जाते हैं। राजू कुमार जो कि पकौड़ी बेचा करता था, उसे ले जाने के बाद ये 15 जून 2024 की बात है, वो इसे ले जाते हैं। ले जाने के बाद इससे जो भी इसकी ख्वाहिशें होती हैं, जो भी इसे खाना अच्छा लगता है, पहनना अच्छा लगता है, 5 दिन तक इसकी सेवा की जाती है, जैसे दामाद की सेवा करते हैं। राजू खुश था, उसे लग रहा था कि जैसे क्या यहाँ पर मन मांगी मुरादें पूरी हो रही हैं। 29 साल जिसकी उम्र होती है, 5 दिन तक लगातार शराब पिलाते हैं। शराब पिलाने के बाद जब छठवां दिन आता है, यानी कि 21 और 22 जून 2024 की रात होती है, इसको यहाँ से गाजियाबाद के टीला मोड़ पंचशील कॉलोनी की तरफ लेके जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद जो टेम्पो से ले जाते हैं तो पहले उसका गमछे से गला दबाते हैं और गला दबाने के बाद उसकी हत्या कर देते हैं। यहाँ से टीला मोड़ थाना से लगभग 1 किलोमीटर दूर लोनी भोपरा रोड पर उसके वहाँ ले जाने के बाद उसकी गर्दन को बिल्कुल धड़ से बिल्कुल अलग कर देते हैं। हालांकि धड़ जो गर्दन से अलग की थी वो पंचशील कॉलोनी में कर दी थी। उनके पास एक बाल्टी होती है, बाल्टी में सर रख लेते हैं और बॉडी को ये थाने से लगभग 1 किलोमीटर दूर लोनी भोपरा रोड सड़क के किनारे फेंक देते हैं। अब यहाँ से खोपड़ी को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। पहले ही दिशा निर्देश दे दिए गए थे, साफ सुथरी खोपड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए, यानी कि उस पर जो खाल है, सर पर बाल हैं, नाक है, कान है, ये बिल्कुल अलग होने चाहिए। अब इसको लेकर बैठ जाते हैं। लगभग कई घंटे बीत जाते हैं। कई घंटे बीतने के बाद सर के बाल उतारे जाते हैं, नाक कान काटे जाते हैं, आंखें निकाली जाती हैं और जब ये खोपड़ी एकदम जब बिना खाल की हो जाती है तो उसको ले जाने के बाद तांत्रिक के हाथ में दे देते हैं। अब तांत्रिक भाइयों ने उस खोपड़ी को अपने पास रखा, सामने रखने के बाद उसमें क्रियाएं करना शुरू कर दिया। पहले दिन क्रिया करते हैं, कुछ सफलता नहीं मिलती। दूसरे दिन क्रिया करते हैं, कुछ सफलता नहीं मिलती। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन लगातार क्रियाएं कर रहे थे, लेकिन खोपड़ी काम ही नहीं कर रही थी। यानी कि जो यूट्यूब पर वीडियो देखी थी, वीडियो बनाने के बाद अब इस यहाँ से पैसे कमाने की जो विद्या थी उसको वो हासिल करना चाहते थे, लेकिन वो हासिल ही नहीं होती है। कोई ऐसा तंत्र मंत्र काम नहीं कर रहा था, परेशान हो जाते हैं। अब जो जीटीबी हॉस्पिटल में लिफ्ट ऑपरेटर का काम करता था नरेंद्र, उसने कहा भाई पैसे तो दे दो मुझे। कहते हैं कि तुम्हारी खोपड़ी काम ही नहीं कर रही है, इस खोपड़ी पे चोट का निशान है जिसकी वजह से काम नहीं कर रही है, तुम्हें दूसरी खोपड़ी लाकर देनी पड़ेगी, दूसरी खोपड़ी लाकर दोगे तभी पैसे का। नरेंद्र भी परेशान, बाकी लोग भी परेशान। अब जिसके पास बात पहुंचती है उनको असल में ये नहीं बताया गया था, जिन्होंने कत्ल किया था, जिन्होंने इंतजाम किया था, उनको सिर्फ 5 लाख रुपए का लालच दिया गया था कि तुम 5 लाख रुपए का एक खोपड़ी का इंतजाम कर दो और हम आपको 5 लाख रुपए देंगे, लेकिन काम होने के बाद। इसी तरह से हालांकि पुलिस ने इन कातिलों को पकड़ लिया और खोपड़ी खंडित करने की बात कहकर जब ये बात आती है तो
यहाँ से अब ये अपने सब के सब अपने आप को बचाने में जुट जाते हैं। जब तांत्रिकों ने उस खोपड़ी को एक दिल्ली के मजलिस पार्क के पास मेट्रो हॉस्पिटल है, उसी के पास एक नाला होता है, वो वहाँ फेंक देते हैं। धड़ उसका पहले ही मिल जाता है। लेकिन जब पुलिस इनके यहाँ पर रेड डालती है तांत्रिकों के पास, तो उनके पास एक छोटी सी खोपड़ी मिलती है। पुलिस ने जब उस खोपड़ी के बारे में पूछा कि ये खोपड़ी किसकी है, जो पहले से ही मौजूद थी, तो वो कहता है कि ये साहब बंदर की खोपड़ी है। जब महिलाएं या लड़कियां जब कोई भी अपना काम कराने के लिए आया करती थी, तो जब भी कोई बात होती थी तो वो कहते थे कि ये खोपड़ी किसकी है, अक्सर पूछा करते थे। उसका साइज छोटा था, तो इसलिए एक बड़ी खोपड़ी की भी जरूरत थी। दूसरा, यूट्यूब पर वीडियो देखने के बाद पता चलता है कि अगर खोपड़ी से क्रियाएं की जाएं तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, और इसलिए वो पैसा इकट्ठा करना चाहते थे। लेकिन इसको पकड़ने में पुलिस को इतनी देर इसलिए लगी, हालांकि पुलिस ने जो पहले 2 अपराधी होते हैं वो 15 अगस्त 2024 को गिरफ्तार कर लिए थे। बाकी के जो अपराधी होते हैं वो भाग जाते हैं, बताया जाता है कि नेपाल की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन पुलिस ने अपने जो भी तंत्र मंत्र थे, पुलिस ने भी अपने तंत्र मंत्र लगाने शुरू कर दिए, और जितने भी अपराधी होते हैं सभी को पकड़ लिया जाता है। और ये पकड़े जाते हैं 7 दिसंबर 2024 को। और 7 दिसंबर 2024 को पुलिस इस घटनाक्रम का, गाजियाबाद की पुलिस जब खुलासा करती है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक गरीब आदमी, एक जो पकौड़ी बेचकर अपने मामा के साथ रहकर जिंदगी गुजर बसर कर रहा है, जिसके माता पिता काफी समय पहले खत्म हो चुके हैं। हालांकि उसके मामा ने संबंधित थाने में जाकर ये गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए दिल्ली में संपर्क किया था कि मेरा जो भांजा है, जिसकी उम्र 29 साल है, जो कि इसका नाम राजू है, वो अचानक से गायब हो गया, लापता हो गया। लेकिन पुलिस ने उसकी बात सुनी नहीं थी। पुलिस ने कहा कि ठीक है, हम देख लेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। अगर पुलिस ने ये मुकदमा पहली ही तारीख को दर्ज कर लिया गया होता, ये 15 जून 2024 को ये लापता था, अगर ये उसी दिन इसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया होता तो शायद वो मरता नहीं, क्योंकि उसे 5 दिन के बाद मारा गया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से गाजियाबाद की पुलिस ने, एसओजी टीम ने, सर्विलांस टीम ने, बाकी टीम ने पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत से इस घटनाक्रम को, जो अंधा कत्ल होता है, उसका खुलासा किया। काश वक्त के रहते ये मुकदमा दर्ज कर लिया होता तो राजू कुमार कभी मरता नहीं, वो जिंदा रहता और तांत्रिक ये पहले ही पकड़े जाते। दोस्तों, जाते जाते